एवरीवन, बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक क्लासेज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कार्बन सल्फर यौगिकों के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले चैप्टर में हमने थायोईथर का अध्ययन किया। आज हम सल्फोनिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। तो जब एरोमेटिक यौगिकों से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनिक अम्ल समूह यानी 103H के द्वारा करवाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कहलाते हैं। इनको सल्फ्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न भी माना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल SO2OH, तो यहां से OH समूह का ट्रांसफर करा दो और फेनिल समूह प्रतिस्थापित करा दो, तो इस प्रकार ये सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न भी कहलाते हैं। अब इन्हें बनाने की बात करते हैं हम, बनाने की विधियां। तो पहली विधि आती है एरोमेटिक यौगिकों के सल्फोनीकरण से। तो एरोमेटिक यौगिकों के डायरेक्ट यानी सीधे सल्फोनीकरण द्वारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाए जा सकते हैं। सल्फोनीकरण के लिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल यानी ओलियम, जिसे हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, और क्लोरोसल्फोनिक अम्ल जैसे अभिकर्मकों का उपयोग कर सकते हैं। बेंजीन वलय में कितने सल्फोनिक अम्ल समूह प्रवेश कर सकते हैं या करेंगे, यह अभिक्रिया की ताप, अम्ल की सांद्रता और वह यौगिक जिसका सल्फोनीकरण कराना है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बेंजीन वलय पर यदि पहले से बेंजीन वलय की सक्रियता बढ़ाने वाले समूह जैसे एमिनो समूह, हाइड्रोक्सी समूह, एल्किल समूह आदि जुड़े हों तो सल्फोनीकरण बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके विपरीत यदि निष्क्रियणकारी समूह जैसे नाइट्रो समूह, कार्बोक्सिल समूह, सल्फोनिक अम्ल समूह आदि जुड़े हों तो सल्फोनीकरण कठिन हो जाता है। सल्फोनिक अम्ल समूह एक खुद निष्क्रियणकारी समूह होता है और मेटा निर्देशक होता है। इसकी वजह से बेंजीन वलय में हम अधिकतम 3 सल्फोनिक अम्ल समूह ही प्रवेश करा सकते हैं। अब यदि एरोमेटिक यौगिकों का सीधे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम के द्वारा सल्फोनीकरण कराता है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जैसे ये बेंजीन है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम SO2OH लिख सकते हैं, तो रिंग पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन SO2OH यानी सल्फोनिक अम्ल समूह के द्वारा हो जाएगा और जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सल्फोनीकरण से हम एक से अधिक सल्फोनिक अम्ल समूह प्रविष्ट करा सकते हैं। जैसे सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7 ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, यदि 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सल्फोनीकरण करवाएंगे तो 1,3 बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि 2 सल्फोनिक अम्ल मेटा स्थिति पर प्रवेश करते हैं। जबकि इसी सल्फोनीकरण की अभिक्रिया को जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाते हैं तो 1 पे सल्फोनिक अम्ल, 3 पे सल्फोनिक अम्ल और 5 पे भी सल्फोनिक अम्ल, यानी कि बेंजीन 135 ट्राई सल्फोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल और उच्च ताप का उपयोग करते हुए बेंजीन वलय में 2 या 3 तक सल्फोनिक अम्ल समूह प्रविष्ट करा सकते हैं। अब सल्फोनीकरण की हम क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में मुक्त SO3 होती है, इस प्रकार से H2H2O7, तो SO3 प्लस H2SO4। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में निम्न प्रकार से
सल्फर ट्राइऑक्साइड सामने में होती है SO3H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल में SO3 मुक्त रूप से होती है, जबकि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में ये निम्न प्रकार से साम्य अवस्था में उपस्थित होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न प्रकार से अनुनाद प्रदर्शित करता है, ये इस प्रकार। फिर उसके बाद दूसरी अनुनादी संरचना इसकी इस प्रकार से हो जाती है, और तीसरी अनुनादी संरचना इसकी इस प्रकार से हो जाती है। तो ये इस प्रकार से तीन अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। तो इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो माइनस 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 और प्लस प्लस प्लस। इस प्रकार SO3 में सल्फर एक इलेक्ट्रॉन न्यून तत्व है, और ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान व्यवहार कर सकता है और बेंजीन वलय पर आक्रमण करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से हम सल्फोनीकरण की क्रियाविधि देखेंगे। तो ये एरोमेटिक बेंजीन वलय है, ये एक हाइड्रोजन है, और इस पर SO3 का इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण होता है। फिर आगे ये धन आवेश रिंग से चेंज होता है, इस स्थिति पर आ जाता है, और आगे चेंज होता है और इस स्थिति पर आ जाता है। तो ये अनुनाद द्वारा स्टेबिलिटी इसको मिल जाती है, और फाइनली इसमें से H+ मुक्त हो जाता है और SO3 माइनस बेंजीन पर प्रतिस्थापित हो जाता है। ये SO3 माइनस अंत में प्रोटॉन ग्रहण करके सल्फोनिक अम्ल में चेंज हो जाता है, और हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सल्फोनीकरण की क्रियाविधि चलती है, जिसमें सल्फर 3 SO3 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के समान कार्य करता है, बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, और बेंजीन वलय से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन सल्फोनिक अम्ल समूह के रूप में कर देता है, जिससे हमें एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एरोमेटिक यौगिकों के सल्फोनीकरण के द्वारा हम एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, और सल्फोनीकरण के लिए हम शांत H2SO4 और सद्गुम H2SO4 का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है एरोमेटिक यौगिकों का सल्फोनीकरण क्लोरोसल्फोनिक एसिड के द्वारा यानी क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा भी करवाया जा सकता है। जैसे ये बेंजीन है ClSO2OH, ये क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ SO2OH समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। लेकिन इस अभिक्रिया में हमें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि यदि क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल हम अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो ये एरोमेटिक सल्फ्यूरिल क्लोराइड में एक्सचेंज हो जाता है। तो ये एक बार और इसकी रिएक्शन SO2OH से करवा दी जाए। तो SO2 और OH की जगह पे Cl आ जाएगा और H2SO4 आगे निकल जाएगा। तो यदि हम क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सल्फ्यूरीकरण करा रहे हैं तो क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल की लिमिटेड मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अधिक मात्रा का उपयोग कर दिया तो फिर हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होगा। वैसे ये प्राप्त हो जाए तो इसके जल अपघटन से वापस हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये SO2Cl का जल अपघटन कराओ H2O से, अम्लीय जल अपघटन या क्षारीय जल अपघटन, तो ये हमें वापस SO2OH प्राप्त होगा और ऐसे। तो इस प्रकार से यदि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त भी हो जाता है तो हम उसका वापस जल अपघटन कराकर सल्फोनिक अम्ल यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एरोमेटिक यौगिकों के क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सल्फोनीकरण द्वारा भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं।
सल्फोनीकरण की ये जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय होती है और फास्ट होती है, यानी कि विसल्फरीकरण भी तत्काल हो सकता है। इसीलिए अभिक्रिया में बनने वाले जल को तुरंत निष्कासित करते रहना चाहिए, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती रहे और हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाए। वैसे इसकी उत्क्रमणीय प्रकृति का हम फायदा भी उठा सकते हैं और कोई इच्छित उत्पाद प्राप्त करना हो, जैसे ये टॉलुइन है। अब यदि हमें टॉलुइन से ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन प्राप्त करना है तो हम इसका हैलोजनीकरण कराएंगे, लेकिन एल्किल समूह ऑर्थो और पैरादेशिक होता है, इसलिए हैलोजन ऑर्थो के साथ साथ पैरा स्थिति पर भी जुड़ेगा। तो हम पहले इसको हमें सल्फोनिक अम्ल का प्रवेश करा देते हैं, तो सांद्र या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसका हम सल्फोनीकरण करा देंगे। तो ये पैरा स्थिति पर अब सल्फोनिक अम्ल समूह आ चुका है, तो पैराटॉलुइन सल्फोनिक अम्ल ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम इसका हैलोजनीकरण कराएं यानी क्लोरीनीकरण कराएं, तो चूंकि पैरा स्थिति पर सल्फ्यूरिक अम्ल आ चुका है, इसलिए पैरा स्थिति पर अब हैलोजन का आक्रमण नहीं होगा, केवल ऑर्थो स्थिति पर ही होगा, इसलिए हमें ऑर्थो उत्पाद ही प्राप्त होगा। तो ये SO2OH प्लस ये Cl2 किसी लोही समूह की उपस्थिति में करवा सकते हैं। तो अब हैलोजन केवल ऑर्थो स्थिति पर ही अटैक करेगा, क्योंकि पैरा स्थिति पर सल्फ्यूरिक अम्ल समूह जुड़ा हुआ है। और अब हम इसका वापस विसल्फरीकरण कराते हैं गर्म करके, तो ये सल्फोनिक अम्ल समूह वापस हट जाएगा और इस प्रकार से हमें ऑर्थोटॉलुइन क्लोरोसल्फेट, तो इस प्रकार से हम सल्फोनीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीय प्रकृति का लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करने की पहली विधि होगी सल्फोनीकरण के द्वारा। दूसरी है सल्फ्यूरिल क्लोराइड द्वारा। तो ये बेंजीन है SO2Cl2 यानी कि Cl के द्वारा इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम, तो SO2Cl रिंग पर जुड़ेगा और HCl वहां से निकलेगा, तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा। इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का हम जल अपघटन करा सकते हैं, और ये SO2OH यानी कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में प्राप्त हो जाएगा और HCl निष्कासित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एरोमेटिक यौगिकों की सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें एरोमेटिक सल्फोनिक क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसके जल अपघटन कराने से हमें एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में अगली विधि में अपन लेते हैं थायोफिनोलों के ऑक्सीकरण के द्वारा। थायोफिनोलों का क्षारीय NO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर भी एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त होते हैं, SH तो प्लस 3O। तो ये KMnO4 है क्षारीय माध्यम में, तो तीनों ऑक्सीजन रिंग पर जुड़ जाएगी, तो SO3H। तो इस प्रकार क्षारीय KMnO4 के द्वारा थायोफिनोलों का ऑक्सीकरण कराने पर भी एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल में प्राप्त हो जाते हैं। द्वारा भी हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैरा क्लोरोनाइट्रो। तो इस प्रकार से हम सल्फोनिक अम्लों का यानी एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके भौतिक गुणों की। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड रंगहीन, क्रिस्टलीय, आर्द्रताग्राही ठोस होते हैं और जल में अत्यधिक विलेशित होते हैं, आसानी से H2SO4 या और अन्य ध्रुवीय विलायकों जैसे H2SO4 एथेनॉल वगैरह में भी आसानी से घुल जाते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक यौगिक अल्पवाष्पशील होते हैं और अपने क्वथनांक बिंदु पर विघटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका आर्द्रताग्राही होने के कारण, क्वथनांक बिंदु पर विघटित हो जाने के कारण और अल्पवाष्पशीलता के कारण इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः इनको लवण के रूप में प्राप्त करते हैं और इस रूप में ही इनका उपयोग कर लेते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें हम इनकी, तो ऐसी अभिक्रियाएं पहले तो
जिनमें सिंगल बॉन्ड OH बंध टूटता है, दूसरी में जिनमें सिंगल बॉन्ड OH यानी कि ये वाला बंध, और एक में पूरा समूह बेंजीन वाले से हट जाएगा। तो एक में तो ये प्रोटॉन मुक्त करेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में पूरा OH समूह हटेगा, और तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में पूरा सल्फोनिक अम्ल समूह लिंग से यानी एरोमेटिक वलय से प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो पहले हम O सिंगल बॉन्ड H बंध टूटने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में ये प्रोटॉन मुक्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इन अभिक्रियाओं में एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति हमें सामने आएगी। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं जो इनके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्लों के लगभग ये सभी गुण प्रदर्शित करेंगे। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इसके कारण देखो, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? तो ये RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जबकि RSO2OH। तो यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोक्सिल समूह है वो एसिल समूह से जुड़ा हुआ है। ये एसिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इसकी वजह से O सिंगल बॉन्ड H बंध की ध्रुवता बढ़ती है और प्रोटॉन मुक्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों में OH समूह एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल समूह से यानी SO2 और बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, जो एसिड समूह की अपेक्षा बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है। अतः ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है और O सिंगल बॉन्ड H बंध की ध्रुवता अत्यधिक बढ़ जाती है और बहुत फुर्ती से प्रोटॉन मुक्त होता है। तो इस वजह से एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोटॉन त्यागने के बाद बचता है कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि निम्न दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद शंकर होता है इस प्रकार से। और इसमें आवेश का विस्थापन होता है अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य, जबकि SO3 तीन अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद शंकर होता है इस प्रकार से। फिर ये दूसरी अनुनादी संरचना इस प्रकार से आती है और तीसरी अनुनादी संरचना इस प्रकार से आती है। तो ये तीन अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद शंकर होता है और इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर ही विस्थापित होते हैं। अतः SO3 में अनुनाद कार्बोक्सिलेट आयन की अपेक्षा अधिक स्टेबल होता है। इसी वजह से सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। अब दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनमें OH समूह पूरा का पूरा प्रतिस्थापित होगा। तो हम अभी भी पढ़ के निकले हैं कि ये आसानी से प्रोटॉन मुक्त करते हैं, यानी कि O और H के मध्य का बंध इनका आसानी से टूट जाता है। तो इसका मतलब OH समूह मुक्त करने में ये असमर्थ होंगे या अत्यधिक कठिनता से मुक्त करेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों में ही हो सकता है और इस OH समूह का प्रतिस्थापन सिर्फ हेलोजन द्वारा हो सकता है। इसीलिए जैसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, अब ये इसका जो OH समूह है ये PCl5 क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है POCl3+HCl। और इस सल्फोनिल क्लोराइड से ही इनके हम एस्टर वगैरह बना सकते हैं। तो सीधा इनका एस्टरीकरण नहीं होगा, सल्फोनिल क्लोराइड बनाने के बाद ही इनका एस्टरीकरण संभव होता है। अब सेकेरिन में भी इसी प्रकार का अभिक्रिया का उपयोग होता है। ये होता है ऑर्थोटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो
पहले इसकी क्रिया अपन अमोनिया से कराते हैं, तो Cl समूह NH2 के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो SO2 NH2 और HCl निकल जाएगा। तो ये हो गया ऑर्थो एमिडो सल्फोनेमाइड। फिर इसका हम क्षारीय के NO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे। तो क्षारीय के NO4 की उपस्थिति में बेंजीन वाले सिस्टम में संपूर्ण एल्किल समूह ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिल समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से COOH और ये SO2 NH2 यानी कि ऑर्थो पर सल्फोन प्लस एमिडो यानी सल्फोमिडो और बाकी बेंजोइक अम्ल, और इसको फाइनली आगे निर्जलीकरण इसका करा सकते हैं। तो SO2N और CO प्लस H2, तो ये सेकेरिन बनती है। तो इस प्रकार से OH समूह को हटाना है तो पहले Cl द्वारा इसका प्रतिस्थापन कराकर सल्फोनिल क्लोराइड में इसको परिवर्तित करते हैं, और उसके बाद ही इसकी रासायनिक अभिक्रिया होकर OH समूह का प्रतिस्थापन होता है, डायरेक्टली नहीं होता। और इस अभिक्रिया का उपयोग हम करेंगे सेकेरिन बनाने। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की दो प्रकार की अभिक्रियाएं होगी, जिसमें पहले प्रकार की में O सिंगल बॉन्ड H बंद टूटा था और सल्फोनिक अम्लों ने H+ यानी प्रोटॉन मुक्त किया था, और दूसरे प्रकार की में हैलोजन द्वारा OH समूह का प्रतिस्थापन हुआ, और तीसरे प्रकार की में पूर्ण सल्फोनिक अम्ल का हम प्रतिस्थापन करेंगे, और ये काम अगली क्लास में होगा। धन्यवाद।